गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम भारत की जानी मानी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि यह जानकारी है वह दूसरों लोगों तक भी पहुंचे। दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक है, इसकी स्थापना कब, कौन सी बैंक इसमें मर्ज हुई, कौन इनके चेयरमैन, इन सब के बारे में, कौन सी नई स्कीम है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रादुर्भाव है, उद्भव कैसे हुआ था, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक है, इसका जो प्रादुर्भाव है वह 19वीं शताब्दी में जो पहले दशक था उसमें शुरू हुआ था। सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 1806 में। 2 जून 1806 के अंतर्गत ये हुई थी बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में। 2 जून 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में। उसके बाद 3 साल बाद इस बैंक को चार्टर प्राप्त हुआ था और इसे 2 जनवरी 1809 को 3 साल बाद 2 जनवरी 1809 को बैंक ऑफ बंगाल के रूप में पुनर्गठित किया गया था। बैंक ऑफ बंगाल के रूप में 3 साल बाद में। और ये बैंक है और एक वित्तीय संस्था थी उस टाइम। इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय उस टाइम था मुंबई में। इसके बाद में दोस्तों 15 अप्रैल बैंक ऑफ 15 इस बैंक की स्थापना है वह 15 अप्रैल 1840 को 15 अप्रैल 1840 को बैंक ऑफ बॉम्बे के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद में 1 जुलाई 1843 को बैंक ऑफ मद्रास के रूप में तथा फिर 1 जुलाई 1843 में जब बैंक ऑफ मद्रास की इसकी स्थापना की गई। और इन तीनों बैंकों का, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों का 27 जनवरी 1921 को इनका जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसके रूप में सम्मिलन हुआ। और उसके बाद ये भारत में आधुनिक जो बैंकिंग है उसके शिखर पे भी रही थी। इसके शिखर पर रही थी ये बैंक। जब बैंक ऑफ बंगाल इसकी स्थापना हुई थी उसके साथ ही साथ में जो भारत में जो सीमित दायित्व है वह संयुक्त पूंजी है बैंकिंग का भी आगमन हुआ था। बैंकिंग क्षेत्र में इस प्रकार का नया प्रयोग किया गया था बैंक ऑफ बंगाल के रूप में जब इसकी स्थापना हुई थी 1809 में। इसमें इसका एक नया प्रयोग या नया उद्भव शुरू हुआ जब बैंक ऑफ बंगाल है उस वह मुद्रा जारी करने की अनुमति देने का निर्णय किया गया। और ये नोट थे वह कुछ सीमित जो भौगोलिक क्षेत्र के में सार्वजनिक जो राजस्व है उसके भुगतान के लिए स्वीकार किए जाते थे। और जब नोट जारी करने का यह अधिकार न केवल जब बैंक ऑफ बंगाल के लिए महत्वपूर्ण था अपितु जो उसके सहयोगी बैंक थे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इनके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा था। और इसके बाद बैंकों की जब पूंजी बढ़ी और ऐसी पूंजी जिस पर मालिकों को किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना पड़ता था, जमा बैंकिंग अवधारणा के रूप में देखे तो ये एक नया कदम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। क्योंकि जो देसी बैंक करते उनके द्वारा जो भारत के अधिकांश प्रांत थे, जगह थी, उसमें सुरक्षित जो अभिरक्षा हेतु राशि थी जो कुछ मामलों में ग्राहक की ओर से निवेश के लिए किया गया था, वह स्वीकार करने का प्रचलन एक आम आदमी की आदत ही नहीं बन पाई थी। लेकिन लंबे समय के उसके बाद में, विशेषकर उस समय जब ये तीनों प्रेसिडेंट बैंक है, इनको नोट जारी करने का अधिकार नहीं था उस टाइम, तो बैंक नोट तथा सरकारी जो जमा राशि है वही अधिकांश थे बैंकों के जो निवेश योग्य साधन थे। और ये तीनों बैंक जो रॉयल चार्टर के दायरे में कार्य करते थे, जिन्हें समय समय पर संशोधित भी किया गया। इनके बाद 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी।
और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय स्टेट बैंक भवन एमसी रोड मुंबई में, महाराष्ट्र। यहाँ पे एसबीआई का हेडक्वार्टर है दोस्तों। अगला पॉइंट है, तो ये जो एसबीआई बैंक है इसका रेवेन्यू कितना है, तो इसका रेवेन्यू है एसबीआई बैंक का तो वो है रुपीज में देखें तो 368,010.6492 करोड़, और अगर अपन डॉलर में देखें तो यूएस डॉलर में तो 52 बिलियन इसका रेवेन्यू रहा। और प्रोडक्ट एसबीआई बैंक है, इसका जो प्रोडक्ट है वह किस किस सेक्टर में है, तो यह है रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत, कॉरपोरेट बैंकिंग के अंतर्गत, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मोर्टेज लोन्स, प्राइवेट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, क्रेडिट कार्ड्स, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, इनके अंतर ये प्रोडक्ट्स है एसबीआई का। टोटल एसेट्स देखिए एसबीआई की तो वो कितनी है, टोटल एसेट्स तो ये है 4197492.3443 करोड़, और अपन यूएस डॉलर के अंतर्गत देखें तो 590 बिलियन, तो ये 2020 के आंकड़ों के हिसाब से है 590 बिलियन यूएस डॉलर के अंतर्गत। और टोटल अगर इक्विटी देखें एसबीआई की तो वो कितनी है 250,167.663 करोड़ है, 30 करोड़ है। और यूएस डॉलर के अंतर्गत देखें टोटल इक्विटी तो वह है 35 बिलियन, वो भी 2020 के आंकड़ों के हिसाब से। अब नेट इनकम कितनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो नेट बैंकिंग है दोस्तों 11,439.403 करोड़ है, और यूएस डॉलर के अंतर्गत देखें तो 1.6 बिलियन यह एसबीआई की नेट इनकम है, वो भी 2020 के हिसाब से। आगे देखें तो इनमें इसकी सब्सिडीज कौन कौन सी है एसबीआई बैंक की, तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ये सहयोगी हैं सब्सिडीज, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस जिसमें 70% है, और जो जियो पेमेंट बैंक है इसमें कितना है, इसमें 30%, यस बैंक 30%, आंध्र प्रदेश की ग्रामीण विकास बैंक है 35%, और कावेरी ग्रामीण बैंक है उसमें भी वो भी 30.5% सब्सिडीज है। अब 2020 के आंकड़े देखे तो उस हिसाब से इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे, तो ये थे 2,49,448, जो मार्च 2020 के आंकड़ों के हिसाब से है एसबीआई में टोटल एम्प्लॉयज है 2,49,448। एक इंपॉर्टेंट लाइन और पढ़ लेते हैं, जब 1926 में यंग की अनुशंसा हुई थी उस पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को। और जबकि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। और इसका जो मुख्यालय है आरबीआई का वो कहाँ पे है, वो आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो वो थे सर ओसबोर्न स्मिथ, और जबकि वर्तमान गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास। आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर है वह है शक्तिकांत दास। अब दोस्तों ये बैंक थी लिस्ट ऑफ है मर्ज बैंक जो एसबीआई के अंदर इनका मर्ज हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर का मर्ज हुआ, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का एसबीआई में मर्ज हुआ, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का एसबीआई के अंतर्गत मर्जेशन हुआ, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का, स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेंद्रम का, और भारतीय महिला बैंक, इन सब का मर्ज हुआ था एसबीआई के अंतर्गत। एसबीआई के अंतर्गत इनका मर्ज कर दिया गया। अब ये स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर है, तो इस बैंक का
एक्विजिशन ईयर कौन सा है? एक्विजिशन ईयर बीकानेर एंड जयपुर का, तो वो है 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017। और हैदराबाद का कौन सा ईयर है? तो हैदराबाद का है 31 मार्च 2017 को ही, सेम ही डेट, इनका मर्जिशन डेट है 31 मार्च 2017। अब मैसूर का भी 31 मार्च 2017, पटियाला का भी 31 मार्च 2017, और स्टेट बैंक त्रावणकोर का भी 31 मार्च 2017। भारतीय महिला बैंक का भी एक्विजिशन ईयर है 31 मार्च 2017। अब भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। ये है दिनेश कुमार खारा। तो ये दिनेश कुमार खारा है, ये भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं। 6 अक्टूबर 2020 को 6 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा ये जो दिनेश कुमार खारा हैं, इनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया था 6 अक्टूबर 2020 को, नया अध्यक्ष। और उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो इनका कार्यकाल है वह 3 ईयर्स का होगा, 3 वर्ष का, दिनेश कुमार खारा का। वर्तमान में वो एसबीआई के प्रबंधक निदेशक हैं, एमडी। और इस पद पर वह किसका स्थान लिया था इन्होंने? तो ये रजनीश कुमार का स्थान लिया था, रजनीश कुमार का, रजनीश कुमार का स्थान लिया था दिनेश कुमार खारा ने। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन थी? तो ये थी अरुंधति भट्टाचार्य, ये थी अरुंधति भट्टाचार्य। और पूर्वाधिकारी थे प्रदीप चौधरी, प्रदीप चौधरी। अब जो ये अरुंधति भट्टाचार्य है, ये भारतीय स्टेट बैंक की प्रथम महिला चेयरपर्सन थी और इनका जन्म हुआ था 18 मार्च 1956 को, अरुंधति भट्टाचार्य का जन्म हुआ था। और इन्होंने 7 अक्टूबर 2013 को यह पद ग्रहण किया था, 7 अक्टूबर 2013 को। और उन्होंने 30 सितंबर इस पद से रिटायर हुए थे। सीए श्रीमान प्रदीप चौधरी का स्थान लिया था, 30 सितंबर को इन प्रदीप चौधरी का स्थान लिया था। इससे पहले ये बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर, जो सचिव और फाइनेंशियल ऑफिसर भी रह चुकी थी। और इनके अतिरिक्त बैंक के अन्य जो 3 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हेमंत कॉन्ट्रैक्टर और कृष्ण कुमार और एस विश्वनाथन, वो भी इस पद के लिए उम्मीदवार थे उस टाइम। तो भारतीय स्टेट रिजर्व बैंक का आरबीआई, तो उसके उस टाइम के गवर्नर थे रघुराम राजन, अभी है शक्तिकांत दास, वो थे रघुराम राजन। तो इनकी अध्यक्षता में अरुंधति भट्टाचार्य है, इनका चयन किया गया रघुराम राजन की अध्यक्षता के अंतर्गत। अब एसबीआई है, इन्होंने कई स्कीम ये लॉन्च करती रहती है। तो ये अभी जो 2021 है, इसमें ये काफ़ी स्कीम्स हैं जो काफ़ी चर्चा में भी रही है और काफ़ी लोगों को इनका बेनिफिट मिल रहा है। जो न्यू स्कीम आई थी वी केयर डिपॉजिट स्कीम, तो ये स्कीम क्या है? वी केयर डिपॉजिट स्कीम। तो ये वी केयर डिपॉजिट स्कीम है क्या? तो एसबीआई बैंक ने जो कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19, इस वायरस महामारी के दौर में सबसे पहले मई 2020 में वी केयर डिपॉजिट स्कीम का ऐलान किया। पहले इसकी जो डेडलाइन है वह थी 31 दिसंबर 2020, जिसको बढ़ाकर एसबीआई ने 31 मार्च 2021 कर दिया। और अब तीसरी बार से बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया है। इस स्कीम के तहत जो नॉर्मल एफडी है उसकी तुलना में जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको ज़्यादा ब्याज मिलेगा। और इस स्कीम में वरिष्ठ नागरिकों को एफडी पर
0.30% फीसदी अतिरिक्त ब्याज मिलता है। और वहीं पर एसबीआई पहले से ही सभी अवधि के लिए जो टर्म डिपॉजिटर हैं उन पर जो सीनियर सिटीजन है उनको जो 0.50% अतिरिक्त ब्याज ऑफर कर रहा है अभी इस वी केयर डिपॉजिट स्कीम के अंतर्गत। और इस स्कीम की खासियत क्या है? इसकी स्कीम खासियत ये है कि इसमें 60 साल और इससे ज़्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति वह निवेश कर सकता है इसमें। और इस स्कीम में 5 साल और इससे अधिक अवधि के लिए स्कीम बनाई गई है। अगर आप मेच्योरिटी से पहले इसमें निकासी करेंगे तो आपको जो अतिरिक्त ब्याज मिल रहा है उसका फायदा इस स्कीम के तहत नहीं मिलेगा। और एसबीआई जो विकेयर डिपॉजिट है उसके तहत ज़्यादा ब्याज का फायदा है वह नया एफडी अकाउंट खुलवाने या पुराना एफडी के रिवेन्यू दोनों पर भी मिलेगा इस स्कीम के तहत। और एसबीआई की यह स्कीम है वह अब 30 जून 2021 तक ओपन है और आज हुई है 3 जून 2021, तो ये 30 जून तक अभी ओपन रहेगी इस स्कीम। दूसरी स्कीम है दोस्तों एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम। अब ये एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम है क्या, इसके क्या फीचर है? तो ये है कि योजना है इसके तहत जो ग्राहक है वह एक ही बार में एक मुश्त राशि का भुगतान करना है इनको, और उसके बाद जो मासिक किस्त के रूप में ये मूलधन व ब्याज इनको मिलता रहता है। जो डिपॉजिट पीरियड है वो कितना है? तो वो 36 महीना, 60 महीना, 54 महीना और 120 महीना। और ये एसबीआई की जो प्रत्येक शाखा है वहां पर ये स्कीम उपलब्ध है सभी शाखाओं में। और मिनिमम यहाँ पे डिपॉजिट राशि कितनी है? तो वह है 25,000 रुपये। तो आपको इस स्कीम के तहत मिनिमम जमा कराने होंगे 25,000 रुपये। और मिनिमम एन्युटी कितनी है? तो वह है 1,000 रुपये। और इसमें टर्म डिपॉजिट्स हैं वो उसकी ब्याज दर और इस योजना पर भी लागू होगी। जो एसबीआई स्टाफ है और एसबीआई पेंशन जिनको मिलती है उनको 1% अधिक इस पर ब्याज मिलेगा इस स्कीम के तहत। जो वरिष्ठ नागरिक है इनको 0.5% फीसदी अधिक ब्याज मिलेगा। जो एन्युटी है उसका भुगतान वह डिपॉजिट होने के अगले महीने निर्धारित तारीख से किया जाएगा और वह किसी महीने की वह तारीख जो 29, 30 और 31 नहीं आता और उसके अगले महीने की 1 तारीख को इसमें एन्युटी मिलेगी। इसमें 29, 30 और 31 को यह नहीं होता। और जो एन्युटी है उसका भुगतान है वह टीडीएस काट कर जो लिंक्ड बचत खाता है, सेविंग अकाउंट है आपका या करंट अकाउंट है, उसमें क्रेडिट किया जाएगा। इसका एन्युटी का टीडीएस काट कर आपका सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो उसमें ये क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब जो एसबीआई की ये योजना है इसमें जमा करता कोई भी है उसको एक बार में एक मुश्त राशि जमा करानी होती है। इसके बाद उसे यह राशि निर्धारित समय पर या मासिक किस्त के रूप में मिलती रहती है और जमा करता है उसको मूलधन के साथ साथ इस पर ब्याज भी दिया जाता है। और यह ब्याज है वह खाते में या तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कैलकुलेट किया जाता है। और इस समय जब अनिश्चितता का माहौल है तो ऐसे में यह बेहतरी योजना है क्योंकि इस पर जो बचत खाते हैं उससे अधिक दर पर ब्याज मिल रहा है। और ये योजना उसके तहत जो टर्म डिपॉजिटर है उस पर जिस पर ब्याज दर मिल रहा है वहीं इसमें भी मिलता है। और यह योजना है उसका कोई भी हिस्सा कोई भी भारतीय नागरिक है वह बन सकता है। और जो एकल या संयुक्त तौर पर भी इस योजना का हिस्सा है वो आप बन सकते हैं। चलो दोस्तों, आज का एसबीआई बैंक का जो ये वीडियो है वो है आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों।